तुम बस जापानीज सीखने के लिए एक जापानीज ऐप डाउनलोड करना चाहते थे, लेकिन अचानक तुम्हारे फोन में अजीब अजीब ऐप्स दिखाई देने लगे। फूड डिलीवरी ऐप से तुम लॉली डिलीवरी मंगा सकते थे। रेंट अ मॉम ऐप तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड्स मॉम को इनडेफिनेटली रेंट करने की सुविधा देता था और पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ तुम ही एकमात्र यूजर थे। उसी समय तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन रेंट अ मॉम ऐप। ये रेंट अ मॉम आखिर है क्या? भला कौन अपनी मॉम को रेंट पर देगा? तुमने नफरत भरे लहजे में बड़बड़ाया, फिर भी जाने अनजाने तुमने ऐप खोल लिया। एनीवे, वेलकम बैक टू रेंट अ मॉम ऐप। मॉम नंबर 0, एक आइस कोल्ड ब्यूटी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सुपर मॉडल फिगर, सीक्रेट रॉक म्यूजिक लवर, डिसोबीडियंट किड्स को संभालने में एक्सपर्ट। मॉम नंबर T02, गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप, योगा इंस्ट्रक्टर, स्लिम फिगर, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, सीनियर मस्यूज सर्टिफिकेशन, दीज हैंड्स कैन लल नॉटी यू टू पीसफुल स्लीप। मॉम नंबर 0488, डोमिनेटिंग टाइप। मॉम नंबर 0664, ऑफिस लेडी टाइप। तुम्हारी उंगली लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करती रही और एक के बाद एक प्रोफाइल कार्ड सामने आते गए। हर प्रोफाइल में हाई डेफिनेशन नो मेकअप फोटो, बॉडी मेजरमेंट्स और डिटेल्ड स्किल रेटिंग्स तक मौजूद थी। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। ये सब कुछ हद से ज्यादा अपसर्ड था, फिर भी तुम्हारे अंदर इसे आजमाने की इच्छा होने लगी। अगर तुम सच में ऑर्डर प्लेस कर दो तो क्या वो सच में आ जाएंगी? जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचते गए उतना ही एक्साइटेड होते गए, लेकिन तभी तुम्हारी नजर पड़ी कि ऐप में रिचार्ज ऑप्शन ही नहीं था। थोड़ी देर समझने के बाद तुम्हें पता चला कि ये ऐप पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, यानी ऐप के पॉइंट्स से ही परचेसेस की जा सकती थी। आखिर तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स थे ये देखने के लिए तुमने अपना प्रोफाइल पेज खोला। पता चला कि पूरे प्लेटफॉर्म पर पहले और इकलौते यूजर होने की वजह से तुम्हें 10,000 पॉइंट्स मिले हुए थे। तुम तुरंत वापस प्रोडक्ट पेज पर लौट आए। एक बार फिर हर तरह की खूबसूरत मॉम्स तुम्हारे सामने दिखाई देने लगी। तो एक मॉम को 1 घंटे के लिए रेंट करने में कितने पॉइंट्स लगते थे? 100 पॉइंट्स, सिर्फ 100 पॉइंट्स। तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मतलब सिर्फ 100 पॉइंट्स में किसी भी मॉम को 1 घंटे के लिए रेंट किया जाता था और तुम्हारे पास मौजूद 10,000 पॉइंट्स किसी भी मॉम को पूरे 100 घंटे तक रेंट करने के लिए काफी थे। फिर तुमने दोबारा यूजर टर्म्स खोले और ध्यान से पढ़ना शुरू किया कि सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होंगी। कस्टमर की कोई भी रिक्वेस्ट जब तक वह सर्विस प्रोवाइडर की स्किल सेट के अंदर आती है, सर्विस शुरू होने के बाद उसे मना नहीं किया जा सकता और सर्विस को बीच में बंद भी नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा तुम टर्म्स पढ़ते गए उतने ही ज्यादा सेटिस्फाइड होते गए। तुम्हारे दिमाग में तो पहले से ही कई सिनारियोज घूमने लगे थे कि इस सर्विस को कैसे ट्राई किया जाए। लगभग सारी कंडीशंस तुम्हारे लिए ही फायदेमंद थी, लेकिन फिर भी तुमने तुरंत अग्री नहीं किया। पहले तुमने ये देखना चाहा कि कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं जो कस्टमर के खिलाफ हो। आगे लिखा था, आफ्टर ईच सर्विस इज कंप्लीटेड प्लीज रेट द सर्विस प्रोवाइडर्स परफॉर्मेंस। तुम्हारे पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज सर्विस प्रोवाइडर के रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज को प्रभावित करेंगे। अगर तुम्हें कोई डिससेटिस्फैक्शन या कंप्लेंट हो तो प्लेटफॉर्म तुम्हें 3 गुना कॉम्पेंसेशन देगा। योर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये पढ़ने के बाद तुम पूरी तरह संतुष्ट हो गए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड। लगता है इसे तो मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए, तुमने मन ही मन सोचा। लेकिन अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि तुम अभी स्कूल में थे और पूरे दिन की क्लासेस बाकी थी। अचानक एक गोरा नाजुक हाथ जोर से आकर तुम्हारी डेस्क पर पड़ा। तुम चौंक कर ऊपर देखने लगे। तुम्हारे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो तुम्हें ऐसे घूर रही थी जैसे तुम कोई कूड़ा कचरा हो। वो थी तुम्हारी क्लास मॉनिटर लियू यन। क्या हुआ मॉनिटर? तुमने गुस्से में पूछा। ली रुअन ने तुम्हें घूरते हुए कहा, अपनी होमवर्क बुक देखो, इसे देखकर लगता है जैसे किसी कुत्ते ने चबा डाला हो। उसने एक सिकुड़ी हुई और बुरी तरह मुड़ी तुड़ी होमवर्क बुक तुम्हारे सामने फेंक दी। तुमने उस किताब की तरफ देखा और होंठ सिकोड़ लिए। ये औरत सच में बहुत परेशान करती है। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मैंने होमवर्क पूरा किया है। लू रुअन तुम्हारे सामने घृणा भरे चेहरे के साथ खड़ी रही। मुझे इससे मतलब नहीं कि तुमने होमवर्क किया या नहीं, जरा अपनी बुक की हालत देखो, लगता है जैसे किसी सुअर ने इसे खंगाल दिया हो। क्या तुमने होमवर्क किसी पिक्सटाई में बैठकर किया था? आखिर किसकी होमवर्क बुक इतनी गंदी होती है? जैसे ही उसने पिक्सटाई कहा, बगल की सीट से कुछ दबी हुई हंसी सुनाई दी। तुम बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। तुम्हें समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों ये लड़की हमेशा तुम्ही पर क्यों चढ़ी रहती है? सिर्फ इसलिए कि तुम क्लास काट रहे हो? क्या सच में खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो? आखिर चाहती क्या हो? ली रुअन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इतनी गंदी चीज कलेक्ट नहीं करूंगी। मुझे डर है इसे छूने से कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से वेट वाइप निकाली और नफरत भरे चेहरे के साथ अपने हाथ पोंछने लगी, मानो तुम्हारी होमवर्क बुक छूते ही उस पर कोई जर्म्स लग गए हों। इसे खुद जाकर हेड टीचर को दे देना। इतना कहकर उसने अपनी पोनी टेल झटक दी और वहां से चली गई। पीछे वाली रो में बैठा मोटा लड़का तुम्हारी बाह में कुहनी मारते हुए बोला, जल्दी जा, उसे पकड़कर अच्छे से माफी मांग ले। अगर ये बात हेड टीचर तक पहुंच गई तो चाहे कुछ भी हो, गलती तुम्हारी ही मानी जाएगी। क्लास में ल्यू यन टॉप स्टूडेंट है और तुम सबसे कमजोर स्टूडेंट्स में से हो। ऐसे में ये बताने की जरूरत नहीं कि हेड टीचर किसका पक्ष लेंगी। तुमने पीछे मुड़कर उस मोटे लड़के की तरफ देखा।
उसके मुंह पर अब भी पोटैटो चिप्स के टुकड़े चिपके हुए थे और उसके हाथ में आधा भरा हुआ चिप्स का पैकेट था। साफ दिख रहा था कि वो सुबह से लगातार खाता ही जा रहा था। उसकी होमवर्क बुक भी तुम्हारी जितनी ही गंदी थी। फिर ली रुआन सिर्फ तुम ही पर क्यों चढ़ती थी? मोटा लड़का मुस्कुराया। उसके दांतों में भी पोटैटो चिप्स के टुकड़े फंसे हुए थे। लियो रुआन तो बस तुम्हें ही टारगेट करती है, ये बात पूरी क्लास देख सकती है। ये आखिर क्या बकवास है? जब से तुम्हारी लियो रुआन से पहली बार मुलाकात हुई थी तब वो तुम्हें देखकर हमेशा मीठी मुस्कान देती थी। कुछ समय तक तो तुम दोनों साथ में स्कूल आते जाते भी थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से अचानक उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो एकदम झगड़ालू हो गई और हर छोटी बड़ी बात पर तुम्हें ही निशाना बनाने लगी। एक बार स्कूल गेट के बाहर वाली रामेन शॉप में वेटर से गलती हो गई थी। उसने ल्यूरान की एक नूडल्स वाली बाउल गलती से तुम्हारी टेबल पर रख दी। अपनी गलती समझते ही वेटर ने तुरंत माफी मांगी और बाउल वापस उठा ली, लेकिन ली रान वहीं पर भड़क गई। उसने कहा कि जो चीज तुम्हारी टेबल पर रखी जा चुकी है वो उसे बिल्कुल नहीं खाएगी। उसने छोटे से रेस्टोरेंट में इतना बड़ा हंगामा किया कि रोते चिल्लाते हुए पूरा माहौल खराब कर दिया। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का मालिक भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब भी जब तुम उस घटना को याद करते हो तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। आखिर वो बोल सिर्फ एक पल के लिए ही तो तुम्हारी टेबल पर रखी गई थी। क्या उससे टेबल गंदी हो गई थी? ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल असहनीय था। तुमने अपनी होमवर्क बुक उठाई और क्लासरूम से बाहर निकल गए। उस समय लू रुआन होमवर्क बुक्स का एक बड़ा ढेर उठाए हेड टीचर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। तुमने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और अपनी होमवर्क बुक उसकी तरफ बढ़ा दी। लू रुआन ने अधीर होकर कहा, ये बुक एकेडमिक एथिक्स का अपमान है, मैं इसे नहीं लूंगी। तुमने भौं उठाई। लो, तुमने जबरदस्ती अपनी बुक उसके हाथ में मौजूद किताबों के ढेर में रख दी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, लियो रुआन जोर से चिल्लाई, जबकि तुम दोनों किताबों को लेकर खींचा तानी करने लगे। क्रैश! पूरी होमवर्क बुक्स जमीन पर बिखर गईं। तुम अभी कहने ही वाले थे, घबराओ मत, मैं इन्हें उठाने में मदद कर देता हूँ। तभी पीछे से एक सख्त महिला की आवाज सुनाई दी। येल, तुम फिर क्या कर रहे हो? हेड टीचर चोंग फांग यू अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ वहां आ गई। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने जल्दी से बहाना बनाया। मैं लियो रुआन की होमवर्क उठाने में मदद कर रहा था, लेकिन गलती से सब गिर गई। लेकिन चोंग फंग यू ने तुम्हें सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। ये सारी बुक्स अकेले उठाओ। लियो रुआन, तुम पहले क्लासरूम वापस जाओ। लियो रुआन ने अपनी बाहें मोड़ ली और तुम्हारी तरफ विजयी मुस्कान के साथ देखा। मुझे ही अकेले क्यों उठाना पड़ेगा? तुमने विरोध किया, लेकिन आधा बोलते बोलते ही तुम्हें एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। आखिरकार तुमने सारी होमवर्क बुक्स उठाई और उन्हें लेकर ऑफिस के अंदर चले गए। चोंग फेक यू ने ऑफिस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। डोर बंद करो। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा। तुमने पूछा, डोर बंद क्यों करना है? उन्होंने अधीर होकर कहा, जो कह रही हूँ वही करो। तुमने दरवाजा बंद कर दिया। क्लिक! ऑफिस का लॉक बंद हो गया। उसके तुरंत बाद ऑफिस के अंदर से चोंग फेंकयू की तेज और लगातार डांटने की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद जब तुम ऑफिस से बाहर निकले तो मन ही मन बड़बड़ाने लगे। आज इस औरत को आखिर हुआ क्या है? इतनी इमोशनली अनस्टेबल क्यों है? हालांकि चोंग फेंकयू बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनके और उनके हस्बैंड के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसी बात पहले भी कई बार हो चुकी थी। कभी कभी बिना किसी वजह के भी वो स्कूल आकर बुरी तरह गुस्सा करने लगती थी। अचानक तुम्हें कुछ याद आया, उनका तो 2 या 3 साल का बच्चा भी है, मतलब वो भी एक मॉम है। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। तुमने तुरंत अपना फोन निकाला। तुम्हारी उंगलियां तेजी से सर्च बार पर चलने लगी। तुमने टाइप किया, लियो मंग युआन। ये लियो रुआन की मॉम का नाम था। मॉम नंबर 0005 लियो मुआन। तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर तुमने तुरंत एक और नाम सर्च किया, मॉम नंबर 089 चोंग फांग यू। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। दोनों सर्च में मौजूद थीं और दोनों रेंट के लिए अवेलेबल भी थीं। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बुकिंग इंटरफेस पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर दिया। तुमने सर्विस का समय स्कूल के बाद का चुना। अब सवाल था, सबसे पहले किसे बुलाया जाए? तुम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उस फीमेल टाइगर की गुस्से वाली शक्ल याद आते ही तुम्हारे मन में अब भी डर बाकी था, इसलिए तुमने पहले लू मोंगवान को चुन लिया। तुमने सर्विस लोकेशन के रूप में अपना घर सेलेक्ट किया। घर पहुंचकर जब तुमने चारों तरफ फैला हुआ बिखरा सामान देखा तो तुमने सोचा, जब ल्यू मंगवान आएगी तो उसी से सफाई करवा लूंगा। उसी समय डिंग डोंग डोरबेल बज उठी। इतनी जल्दी? तुम तुरंत दरवाजा खोलने चले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, ऐसा लगा मानो बाहर से एक हल्की सी रोशनी अंदर आ गई हो। दरवाजे पर एक बेहद एलिगेंट लेडी घबराई हुई खड़ी थी। उसकी स्किन गोरी और नाजुक थी। उसकी लंबी पतली गर्दन बिल्कुल किसी खूबसूरत हंस जैसी लग रही थी। अब तुम्हें समझ आया कि ल्यू रियूयन की खूबसूरती आखिर किससे मिली थी। तुम मन ही मन आह भरते हुए सोचने लगे, क्या शानदार
शानदार औरत है। कौन सोच सकता था कि स्कूल की वो जहरीली ब्यूटी इतनी डिग्निटीफुल माँ की बेटी होगी। उसी समय उस महिला के चेहरे पर मौजूद घबराहट धीरे धीरे हैरानी में बदल गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो तुम्हें घूरती रह गई। कई सेकंड तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुमने कहा, आंटी अंदर आइए। ल्योंगयुन वहीं जमी रही। तुमने दोबारा कहा, अंदर आइए। तब जाकर वो हिचकिचाते हुए अंदर आई। क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? यहाँ तुम क्यों हो? तुम्हें लगा था कि वो तुम्हें तुरंत पहचान नहीं पाएगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्कूल ब्यूटी की माँ तुम्हें इतनी अच्छी तरह पहचानती होगी। असल में तुम्हारे और लियू रुअन के रिश्ते के टूटने की असली वजह वही थी। उस समय तुम और लियू रुअन सिर्फ अच्छे दोस्त थे। जैसा कि लियू मिंग युआन ने सोचा था, वैसा कोई पप्पी लव नहीं था। लेकिन तेज नजर वाली लियू मिंगवान समझ गई थी कि अगर ये दोस्ती ऐसे ही चलती रही तो आगे चलकर दोनों के बीच फीलिंग्स पैदा हो सकती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसा गरीब लड़का उसकी बेटी के जरा भी करीब आए। यहाँ तक कि ऐसी संभावना भी उसे मंजूर नहीं थी। अपनी माँ की लगातार ब्रेन वॉशिंग के बाद लू रियुयान का तुम्हारे प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। उसका व्यवहार एकदम 180 डिग्री पलट गया। लेकिन तुम्हें आज तक इस बात का जरा भी पता नहीं था। अब जिस बात ने लियू मंगवन को सबसे ज्यादा डरा दिया था वो ये थी कि जिस गरीब लड़के को वो हमेशा तुच्छ समझती थी, वही अब उसका क्लाइंट था, वही कस्टमर था। और सिस्टम रूल्स के अनुसार उसे कस्टमर की 100% हर रिक्वेस्ट पूरी करनी ही होगी। घर के अंदर आने के बाद लियू मंगवन ने तुरंत अपना फोन निकाला और घबराकर तेजी से कुछ टैप करने लगी। मेरा क्लाइंट इतना गरीब लड़का कैसे हो सकता है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? क्या ऑर्डर गलत इंसान के पास भेज दिया गया? लेकिन सामने से आया रिप्लाई देखकर उसका चेहरा उतर गया। वंस एन ऑर्डर इज असाइंड, मिडवे कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड। स्टार्ट द सर्विस इमीडिएटली। उसी समय उसकी स्क्रीन पर एक टाइमर भी दिखाई देने लगा। सिर्फ घर के अंदर आ जाना काफी नहीं था, उसे वास्तव में सर्विस शुरू करनी थी और कस्टमर को भी कंफर्म करना था कि 1 आवर ऑफ सर्विस शुरू हो चुका है। उसके बाद ही टाइमर चालू होता। ये नियम इसलिए था ताकि कोई जानबूझकर सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके और सिर्फ समय बर्बाद न करे। तुम पूरी दिलचस्पी के साथ उसे देख रहे थे। सिर्फ उसके फोन पर ही नहीं, तुम्हारे फोन पर भी नोटिफिकेशन आया। इज द सर्विस प्रोवाइडर फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस? यस नो? तुमने लियोंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। आंटी ऐसा करते हैं, पहले आप ये बताइए कि एक मॉम के रूप में आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं? उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती थी। अपना परिचय देना तो बहुत दूर की बात थी। उसे याद था एक बार उसने ऊपर से देखा था कि उसकी बेटी नीचे तुम्हें स्नैक्स दे रही थी। उस दिन जब लियू रुअन घर लौटी थी तो लियू मंगवान ने उसे बुरी तरह डांटा था। एक रिस्पेक्टेबल लड़की किसी घटिया लड़के को खुद जाकर चीजें कैसे दे सकती है? और इतनी परवाह से उसे खाना भी खिलाया। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज वही तुम्हें सर्विस देने के लिए खड़ी होगी। लियू मुआन ने गहरी सांस ली। उसे इस टास्क रिवॉर्ड का ख्याल आया। इसी वजह से उसने अपना अभिमान एक तरफ रखकर ये पार्ट टाइम जॉब स्वीकार की थी। इस शहर की सभी मॉम्स को सिस्टम की तरफ से मिलने वाले बड़े बेनिफिट्स ने आकर्षित किया था, इसीलिए वे सब ये पार्ट टाइम जॉब करने को तैयार थीं। लेकिन अब तक किसी और को एक भी ऑर्डर नहीं मिला था, सिर्फ उसे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें लाइफ लेसन सिखा सकती हूँ। मैं तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सिखा सकती हूँ। मुझे सिखाओगी? तुमने तुरंत उसकी बात काट दी। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे लेक्चर्स की जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी पोजीशन गलत समझ ली है? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। कृपया अपनी पोजीशन समझो। लियू मुआन ने दांत भींच लिए। तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुमने आराम से कहा, ऐप में लिखा है कि हर वुमन की अपनी कोई ना कोई टैलेंट होती है, तो मुझे अपनी टैलेंट दिखाओ। लुमोंगवन की प्रोफाइल पेज पर लिखा था, फॉर्मर प्रोविंशियल ओपेरा एक्ट्रेस, सिंगिंग, एक्टिंग एंड मार्शल आर्ट्स में स्किल्ड। बाद में वह एक प्रसिद्ध फैशन मैगजीन की एडिटर इन चीफ बनी। लेकिन मैगजीन सही तरह ऑपरेट नहीं कर पाई और आखिरकार एक ग्रुप द्वारा अक्वायर कर ली गई। तुमने मुस्कुराकर कहा, सुना है तुम ओपेरा गाने में अच्छी हो, तो मेरे लिए एक वल्गर ओपेरा गाकर सुनाओ। क्या कहा तुमने? लियुआन की भौहें गुस्से से तन गई। एक पूर्व कलाकार के लिए यह सीधा अपमान था, क्योंकि वल्गर ओपेरा पुराने समाज की बेहद घटिया किस्म की ओपेरा मानी जाती थी। उसमें 18+ नॉनसेंस जैसी बातें होती थी। आज के समय में उस पर रोक लग चुकी थी। वो पूरी तरह बेस्वाद और सबसे निम्न स्तर की कला मानी जाती थी। लू मोंग युआन को वल्गर ओपेरा गाना आता भी नहीं था, और अगर आता भी तो भी वो तुम्हारे लिए कभी नहीं गाती। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम खुद को ओपेरा सुनने के लायक समझते हो? तुम हल्का सा हंस पड़े। मुझे समझ आए या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि तुम्हारी सर्विस कैसी है और तुम उसमें कितनी सिंसेरिटी दिखाती हो। युमोन ने तुम्हें घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ नाराजगी थी। तुमने अपना फोन उठा लिया। लगता है तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाली नहीं हो। तुमने आराम से फीडबैक वाला बटन खोल लिया। स्क्रीन पर फिर वही मैसेज दिखाई दिया, इज द सर्विस प्रोवाइडर फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस? यस नो। जैसे ही तुम्हारी उंगली नो दबाने वाली थी, लियो मंगवन घबरा गई। मत दबाओ। तुम थोड़े हैरान हुए। क्या वो सच में इतनी डर गई थी? लगता था कि ये पार्ट टाइम जॉब उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। तुमने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ नो ही नहीं दबाऊंगा, मैं ऑर्डर भी कैंसिल कर
दूंगा, कस्टमर होने के नाते मैं यहाँ सर्विस लेने आया हूँ, परेशान होने नहीं। अचानक तुम्हें एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। तुम्हारा हाथ किसी बेहद मुलायम चीज ने पकड़ लिया। तुमने नीचे देखा, लियो मोंगवान ने तुम्हारा हाथ दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था। ये देखकर तुम्हें और भी मजा आने लगा। लगता था कि उसे सच में ऑर्डर कैंसिल होने का बहुत डर था, यानी ये पार्ट टाइम जॉब उसके लिए वाकई बहुत जरूरी थी। तुमने मुस्कुराकर पूछा, तो अब गाओगी या नहीं? उसने मजबूरी में जवाब दिया, मैं गाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए होइंग हुआ गाऊंगी। लियो मोंगवान धीरे से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। जैसे ही वो गाना शुरू करने वाली थी, तुमने उसे रोक दिया। अपना विंड ब्रेकर उतारो। लियांगवन समझ गई कि अगर उसने मना किया तो तुम फिर शिकायत कर दोगे कि उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने विंड ब्रेकर के बटन खोले और उसे उतार दिया। उसके अंदर उसने एक पतली बॉडी फिटिंग ड्रेस पहन रखी थी। वो सचमुच किसी पूर्व कलाकार जैसी लग रही थी। इतने सालों से मां बनने के बाद भी उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसने कभी बच्चे को जन्म दिया है। उसकी उम्र की कितनी महिलाओं की कमर आज भी इतनी पतली होती है। हालांकि ये सारे विचार तुम्हारे मन में आए, लेकिन बाहर से तुम पूरी तरह शांत बने रहे। तुमने आराम से पैर पर पैर चढ़ाया और चुपचाप लियो मांगवान की परफॉर्मेंस देखने लगे। वो मधुर ऊंची आवाज में ओपेरा गाने लगी। उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे हाथ में कोई गोल पंखा पकड़ा हो। संगीत की लय के साथ उसके कदम हल्के हल्के आगे बढ़ते रहे। उसकी कमर भी उसी ताल पर लहरा रही थी। उसके हाथ का काल्पनिक गोल पंखा कभी उसके चेहरे को ढकता तो कभी हवा में सुंदर रेखाएं खींचने जैसा इशारा करता। उसका टेम्परामेंट और उसकी आवाज दोनों ही बेहद प्रोफेशनल थे। तुम वैसे भी इस तरह की एंशियंट मेलोडी की असली कद्र नहीं कर सकते थे, लेकिन जब तुमने सोचा कि स्कूल ब्यूटी की माँ, इतनी एलिगेंट लेडी, सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस दे रही है, ऐसा मौका शायद खुद ल्यू रुयन को भी कभी ना मिला हो। जब से लू रुयन ने अपने पिता को खोया था, उसके बाद इस दुनिया में आखिर किसे ऐसा सम्मान मिला होगा? तभी तुम्हारे मन में एक ख्याल आया, क्या इस पूरे सीन को रिकॉर्ड किया जा सकता है? तुमने चुपके से अपना फोन उठाया, लेकिन ऐप तुमसे भी ज्यादा समझदार निकली। उसने पहले ही अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद गाना खत्म हो गया। लियो मोंगवान ने अपने हाथ रोक दिए और तिरस्कार भरी नजर से तुम्हारी ओर देखा। कैसा था? अब तो संतुष्ट हो? उसकी नजरों में तुमने उसकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। तुम कभी इधर उधर देख रहे थे, कभी अपने फोन से खेल रहे थे। तुम सच में उसकी कला की गहराई नहीं समझ पाए थे, लेकिन तुम्हारे अगले शब्द सुनकर वह वहीं की वहीं जम गई। अच्छा था, लेकिन आगे से ऐसा मत गाना। मैंने तुमसे माहौल हल्का करने के लिए कुछ गाने को कहा था, लेकिन तुमने तो सदर्न डायनेस्टीज के आखिरी सम्राट वाला इतना उदास गाना चुन लिया, इतना दुख भरा और वीरान, जैसे कोई भूत रो रहा हो। क्या तुम जानबूझकर पूरा मूड खराब करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो घुटनों के बल बैठकर पूरा कमरा साफ करो। क्या? लियो मिंगवान की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने सिर से पैर तक डिजाइनर क्लोथ्स पहन रखे थे। वह कभी एक आर्टिस्ट रह चुकी थी और अब तुम उससे कह रहे थे कि वह घुटनों के बल बैठकर एक एक इंच फर्श रगड़े। वह कोई जापानीज वुमन नहीं थी। लियो मिंगवान तुम्हें घूरने लगी। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। तुम मुस्कुराए। जानती हो, अभी तुम्हारा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज लियो रुयन का था। क्या हुआ? करना नहीं चाहती? तुम्हारा हाथ आराम से फोन की तरफ बढ़ गया। लियो युन की नजर उसी उंगली पर टिक गई। उसे पता था, अगर तुमने वह बटन दबा दिया तो उसकी सारी उम्मीदें, उसकी सारी मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे वो 2 मिलियन हर हाल में चाहिए। उसे याद आया कि जब उसे पहली बार यह टास्क मिला था तब वह कितनी खुश हुई थी। आखिरकार उसे खुद को और अपनी बेटी को बचाने का एक मौका मिला था। अगर उसे वो पैसे नहीं मिले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक माँ का प्यार इंसान को बेहद मजबूत बना देता है। लुमोंगवान ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने अपना सारा घमंड छोड़ दिया। तुम्हारी तरफ देखते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, आप चाहते हैं कि मैं कहां से सफाई शुरू करूं? रगड़ो रगड़ो रगड़ो। लुमोंग युआन घुटनों के बल फर्श पर बैठी हुई थी। वह फर्श के हर हिस्से को ध्यान से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उसकी महंगी ड्रेस सीधे जमीन से लगी हुई थी। कीमती कपड़ा लगातार खुरदुरी फर्श से रगड़ खा रहा था। उसका दिल दुख रहा था, लेकिन अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ यही थी कि वह जितनी जल्दी हो सके टास्क पूरा कर ले और इस लड़के से बैड रिव्यू न मिले। वह पूरी एकाग्रता से फर्श को इंच इंच साफ कर रही थी, घुटनों के बल आगे पीछे रेंगते हुए पूरे घर में घूम रही थी। अगर इस रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता कि तुम कमरे के बीचों बीच खड़े हो, जबकि लियो मोंग युएन तुम्हारे सामने घुटनों के बल झुकी हुई पूरे घर में रेंग रेंग कर सफाई
कर रही है। आखिर लियू मोंगयुन जैसी औरत इतना अपमानजनक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्यों तैयार हुई? इसका कारण था ऐप का सबसे महत्वपूर्ण फीचर। वह हर औरत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जरूरत को पहचान लेता था और लू मोंग युआन के पास भी एक ऐसा राज्य था। असल में कई साल पहले उसके पति का इन्वेस्टमेंट बुरी तरह असफल हो गया था। उसका पति अपनी मिस्ट्रेस के साथ भाग गया, लेकिन पहाड़ी सड़क पर उसकी कार गहरी खाई में गिर गई। उसकी मौत हो गई और पीछे छोड़ गया 3.8 मिलियन युआन का कर्ज। कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते वह कर्ज अब लगभग 10 मिलियन युआन तक पहुंच चुका था। लियू युआन बचपन से ही लाड प्यार में पली थी। उसने हमेशा आर्ट्स की दुनिया में काम किया था। एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद उसने हमेशा एक नोबल लेडी जैसी जिंदगी जी, लेकिन पति की मौत के बाद सब कुछ बिखर गया। फिर भी उसने अपनी आखिरी इज्जत को कसकर पकड़े रखा। इसी वजह से लू मिनगुआन पैसों को लेकर इतनी गंभीर थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का नाम फिर से गरीबी से जुड़ जाए। असल जिंदगी में लियू मिनगुआन की हालत बेहद खराब थी। उसने अपने पास बची हुई कुछ कीमती चीजें बेच दी, हर दिन मुस्कुराने का दिखावा करती रही और अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करती रही। फिर एक दिन वह ऐप उसके सामने आ गया। वह उसके सारे कर्ज चुका सकता था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, उसे क्लाइंट्स की सेवा करनी होगी। लियोंग युएन बहुत घबरा गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सर्विंग क्लाइंट्स का असली मतलब क्या होगा। अगर उससे कोई शर्मनाक काम करवाया गया तो वह दोबारा अपनी बेटी की आंखों में देखकर कैसे जी पाएगी। लेकिन हकीकत का बोझ इतना भारी था कि आखिरकार वह हिचकिचाई और फिर उसने यह डील स्वीकार कर ली। सबसे पहले उसे इस मुश्किल दौर से निकलना था। अगर उसके सारे कर्ज उतर जाते तो वह कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका क्लाइंट तुम निकलोगे। एक ऐसा गरीब लड़का जो उसकी ही तरह संघर्ष कर रहा था। यह सच्चाई जानकर लियू मोंग युआन का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा था कि उसे किसी बहुत बड़े और प्रभावशाली इंसान की सेवा करनी पड़ेगी। जब लियू मोंग युआन घुटनों के बल बैठकर सफाई कर रही थी, तुम उसके पीछे खड़े होकर उसकी तरफ संतोष से देख रहे थे। करीब 15 मिनट तक देखते रहने के बाद तुमने आखिरकार यह सर्विस यहीं खत्म कर दी। आखिर तुम्हारे पास पूरा दिन इसी में बर्बाद करने का समय नहीं था। तुमने शांत आवाज में कहा, ठीक है, इस हिस्से से मैं संतुष्ट हूँ। किचन उधर है, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, मेरे लिए एक डिश बनाकर लाओ। जब लियू मांगवान ने तुम्हारे मुंह से यह सुना कि तुम इस हिस्से से संतुष्ट हो तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन तुम्हारा घमंडी और हुक्म चलाने वाला लहजा उसे फिर से चिढ़ा गया। उसने तुम्हें घूरते हुए मन ही मन सोचा, 15 मिनट में आखिर क्या बना सकती हूँ? छोड़ो, इस लड़के को अच्छे खाने की समझ भी नहीं होगी, जो जल्दी बन जाएगा वही बना देती हूँ। वह उठी और किचन की ओर चलने लगी। तभी एक मिनट, तुम्हारी आवाज अचानक उसके पीछे से सुनाई दी। वह तुरंत रुक गई। तुमने शांत स्वर में कहा, जब खाना बनाओगी तब तुम सिर्फ एप्रन पहनोगी, बाकी सब उतार दो। लियो मांगवान तेजी से पलटी। क्या कहा तुमने? उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने दोबारा अपने कानों पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि तुम सच में यही कह रहे हो तो वह गुस्से से कांप उठी। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तुम्हारा आदेश बिल्कुल साफ था, सिर से पैर तक सिर्फ एक एप्रन। अपनी पूरी जिंदगी में लियो मंगवन ने कभी इतना बेहुदा अनुरोध नहीं सुना था। वह गुस्से से इतनी भर गई कि कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई। लेकिन तुमने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसे खाने में मिल्की अरोमा आएगी। इस बार लियू मोंगयुएन ने साफ इनकार कर दिया। वह ऐसा करके खाना कैसे बना सकती थी? अगर उसने ऐसा किया तो बाद में अपनी बेटी को कैसे समझाएगी? एक माँ होने के नाते क्या उसे अपराध बोध नहीं होगा? सबसे बड़ी बात, तुम उसकी बेटी के क्लासमेट थे। अगर बाद में स्कूल में तुम दोनों का सामना हुआ तो वह तुम्हारी आंखों में देखकर कैसे बात करेगी? उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जैसे ही लियांग युएन ने पहली बार विरोध किया, फोन पर चल रहा टाइमर एक बार फिर रुक गया। सर्विस ड्यूरेशन 25 मिनट 5 सेकंड। तुम्हें दोबारा फोन की तरफ देखते हुए उसने तुरंत समझ लिया कि तुम फिर वही तरीका अपनाने वाले हो। वह जल्दी से बोली, फोन को बार बार मत देखो, मैं इस रिक्वेस्ट के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। तुमने धीरे धीरे कहा, तो फिर समस्या है। तुम्हें पता है अब क्या होगा? मैं सिर्फ तुम्हें बैड रिव्यू ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें हर दिन बुक करूंगा। तुम्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा और जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक तुम्हें हर दिन यहाँ आना पड़ेगा। यह सुनते ही लियू मोंगयुएन पूरी तरह चुप हो गई। सच कहें तो ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था। ऐप के दिए हुए टास्क को ठुकराने के परिणाम बहुत गंभीर थे। इतना ही नहीं, तुम आज हुई सारी बातें सबके सामने फैला देने की धमकी भी दे सकते थे। अगर यह बात बाहर फैल गई तो वह जिंदगी भर किसी के सामने सिर उठाकर नहीं चल पाएगी। दुनिया की नजरों में वह अब भी एक अमीर और सम्मानित पूर्व आर्टिस्ट थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि तुम शुरू से लेकर अब तक हर चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर उसे पता चल जाता कि आज का हर पल वीडियो में कैद हो चुका है तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी हालत कैसी हो जाती। कुछ देर चुप रहने के बाद लियू मोंग युआन ने आखिरकार हार मान ली। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कम कपड़े पहनकर तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। उसने सोचा, ज्यादा से
से ज्यादा अपनी बाहें दिखा देगी, बस थोड़ा सा समझौता कर लेगी। लेकिन तुमने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, यही सीन मैं हमेशा से देखना चाहता था। असल में तुम लियू मांगवान को उसकी सीमा तक धकेलना चाहते थे। तुम देखना चाहते थे कि वह आखिर कितनी दूर तक तुम्हारी बात मानेगी। साथ ही तुम ये भी परखना चाहते थे कि सिस्टम का हस्तक्षेप आखिर कितना शक्तिशाली है। लियो मोंगवान पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसका एक मन चिल्ला रहा था, सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ। लेकिन दूसरी ओर एक अदृश्य दबाव उसे वहीं जकड़े हुए था। उसे आधा घंटा पहले की घटना याद आई, जब उसने टास्क स्वीकार करने के लिए तैयार होकर अपने घर का दरवाजा खोला था और अगले ही पल सीधे तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंच गई थी। यह रहस्यमयी स्पेस क्रॉसिंग पावर उसके मन में गहरे डर और रहस्य की भावना भर चुकी थी। तुम आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे थे। उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोले, और कितनी देर सोचोगी? तुमने फिर 5 मिनट बर्बाद कर दिए। अगर यह तुम्हारा पहला ऑर्डर न होता तो अब तक मैं तुम्हें बैड रिव्यू दे चुका होता। लियू मंगवन ने दांत भींच लिए। ठीक है, लेकिन तुम झांकोगे नहीं। तुमने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं नहीं झांकूंगा। उसके बाद लियू मांगवान बाथरूम में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह अपने कपड़े उतारने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर कपड़े के साथ उसकी इज्जत की एक और परत उतर रही हो। फिर भी उसने मन ही मन सोचा, कम से कम अंडरवेयर तो पहन सकती हो। पूरी तरह सब कुछ उतारने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होंगी। कुछ मिनट बाद लू मोंग युआन धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आई। उसने सिर्फ एक एप्रन पहन रखा था और अपने शरीर को दोनों हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर शांत आवाज में कहा, मैं खाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। यह सुनते ही लियू मोंगयुन जैसे जान बचाकर भाग रही हो वैसे ही तेजी से किचन में चली गई। उसने मन ही मन सोचा, 15 मिनट्स में आखिर क्या बना सकती हूँ? ज्यादा से ज्यादा एक बोल नूडल्स ही बन सकते हैं। उसने जल्दी जल्दी कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी अचानक उसका पूरा शरीर एकदम तन गया। बिना उसे पता चले तुम चुपचाप किचन में आ चुके थे और उसके ठीक पीछे खड़े थे। लियू मांगवान डरकर चिल्ला उठी, बाहर निकलो। उसने तुरंत एक हाथ पीछे ले जाकर खुद को ढकने की कोशिश की। तुमने बस स्टोव की ओर इशारा किया। पानी उबल रहा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा। बर्तन में पानी तेजी से उबल रहा था और बाहर निकलने ही वाला था। घबराकर वह तुरंत उसे संभालने लगी। काम में व्यस्त होते ही वह पूरी तरह भूल गई कि उसके पीछे क्या हो रहा है। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी पीठ पूरी तरह खुली हुई है। अब उसे ढकने का कोई मतलब नहीं था। लू मोंग युआन के दिल में उदासी की एक लहर दौड़ गई। छोड़ो, अब जो होना है होने दो। वह बस यही चाहती थी कि ये 1 घंटा किसी तरह जल्दी खत्म हो जाए। उधर तुम लगातार उसे याद दिलाते रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर समय खत्म हो गया तो यह गिना नहीं जाएगा। यह पार्ट टाइम जॉब उसके लिए बेहद कठिन साबित हो रही थी। लियू मोंगयुन दांत भींचे हुए नूडल्स बनाती रही। आखिरकार जब खाना तैयार हो गया तो उसने कपड़े की मदद से गर्म बोल उठाया और उसे लेकर बाहर आई। तब तक तुम डाइनिंग टेबल पर पहले से बैठे हुए थे, लेकिन तुम्हारे बैठने का तरीका थोड़ा अजीब था। तुमने अपने दोनों पैर काफी दूर दूर फैला रखे थे। लियू मोंग युआन ने बाउल मेज पर रखा और ठंडे स्वर में कहा, खाइए। तुमने पहले सूप का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर बिल्कुल सामान्य लहजे में बोले, जब तक मैं खा रहा हूँ मेरी थाई रूट की हड्डी ठीक कर दो। ये सुनते ही लियू युन की आंखें फिर से हैरानी से फैल गईं। क्या कहा तुमने? तुमने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हर बार क्या कहा मत पूछा करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुमने अपने घुटने की ओर इशारा किया। अभी घुटनों के बल बैठो और मेरी हड्डी ठीक करो। अब जाकर लू मंगवन को समझ आया कि तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बैठे थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, यह बहुत अपमानजनक है। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। लेकिन तुमने बिल्कुल लापरवाही से कहा, इसमें अपमान की क्या बात है? अभी तुम मेरी मॉम हो। जब मुझे मदद की जरूरत है तो मॉम का मदद करना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है क्या? लियू मोंग युआन तुम्हारा यह मजाक बिल्कुल नहीं समझ पाई। उसकी नजर में तुम उससे छोटे थे और वह एक आंट थी। एक आंट का तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठना उसके लिए बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। लेकिन उसने एक बार फिर टाइमर की तरफ देखा। वह फिर से रुक चुका था। अब सिर्फ 20 मिनट बचे थे। पूरे टास्क को पूरा करने के लिए वह पहले ही 40 मिनट तक तुम्हारी सेवा कर चुकी थी। क्या अब आखिरी समय में सब कुछ छोड़ दे? काफी देर तक खुद को समझाने के बाद लू मोंग युआन ने मजबूरी में हामी भर दी। वह अनमने मन से पिलो पर घुटनों के बल बैठ गई। तुम आराम से नूडल्स खाते रहे और साथ साथ उसे बताते रहे कि उसके हाथ कैसे चलने चाहिए। लियू मंगवान ने पूरे समय तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। वह सिर्फ तुम्हारे बताए अनुसार अपने हाथ चलाती रही। लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह भी एक सामान्य औरत थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसे बस चुपचाप सब सहना था। जितना ज्यादा वह खुद को रोकने की कोशिश करती उतनी ही ज्यादा उसकी संवेदनाएं बढ़ती जा रही थी। अचानक लियू मोंग युआन झटके से खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाई, तुम विकृत इंसान हो। मैं ये काम छोड़ती हूँ। अपना गंदा काम किसी और से करवाओ। अब उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसे सिस्टम की सजा की भी कोई परवाह नहीं रही। वह तेजी से बाथरूम में भागी, अपना कोट पहना
उधर तुम हाथ में बोल लिए उसे देखते रहे। लिu मंगवान ने अपना बैग उठाया और तेजी से लिविंग रूम से बाहर भागी। जाते जाते उसने गुस्से में तुम्हारी तरफ बीच वाली उंगली दिखाई, फिर झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह पूरी तरह जम गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जानवर बर्फ में जम गया हो। उसके शरीर की हर हरकत, उसकी सारी भावनाएं एक पल में ठंडी पड़ गईं, क्योंकि दरवाजे के बाहर बाहर की दुनिया नहीं थी, वहां सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। चारों तरफ सिर्फ काली शून्यता थी, मानो कोई ब्लैक होल हर चीज को निगलने के लिए उसका इंतजार कर रहा हो। लिu मोंग युआन डर से बिल्कुल सुन्न हो गई, उसका खून तक ठंडा पड़ गया। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर 3 विकल्प दिखाई दिए। ऑप्शन 1, सर्विस टर्मिनेटेड। प्लेटफॉर्म के नियमों के अनुसार अब तुम्हें एक पनिशमेंट चुननी होगी। आज तुम्हारी जितनी भी गलतियां हुई हैं उनकी कीमत तुम्हारी बेटी को 5 गुना चुकानी होगी। ऑप्शन 2, प्लेटफॉर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की भरपाई करने के लिए तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। तुम अपनी सारी समझ खोकर एक पपेट बन जाओगी। तुम्हें लगातार 100 आवर्स तक सेवा करनी होगी। उसके बाद तुरंत ग्राहक के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी और दोबारा सेवा शुरू करनी होगी। बेहतर रवैये के साथ उसका भरोसा वापस जीतना होगा। अगर अगली बार फिर गलती हुई तो सजा 10 गुना और बढ़ जाएगी। अचानक लिu मोंग युआन ने महसूस किया कि उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वह न आगे बढ़ सकती थी न पीछे हट सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पूरे शरीर का सिर्फ एक ही काम बचा हो, इन 3 पनिशमेंट्स में से किसी एक को चुनना। उसका मन एकदम शांत हो गया। उसे साफ पता था पहले 2 विकल्प वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती, खासकर पहला विकल्प, क्योंकि उसमें यह बताया ही नहीं गया था कि 5 गुना कॉस्ट का मतलब क्या है। क्या वह शारीरिक कीमत होगी या पैसों की या इज्जत की? कुछ भी साफ नहीं लिखा था और शायद इसी वजह से वह सजा सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। आखिरकार उसने बिना किसी और सोच के तीसरा विकल्प चुन लिया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया, फिर तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, अपना माथा जमीन पर टिकाकर गहराई से झुक गई। स्टूडेंट, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे आपकी सेवा जारी रखने दीजिए। उसका माथा मजबूती से फर्श से लगा हुआ था, उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वह सचमुच पूरी तरह डरी हुई थी। तुम उसे देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन तुम अंदाजा लगा चुके थे कि प्लेटफॉर्म ने उसे सजा दी है। तुमने धीरे से चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, फिर कहा, सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? सर्विस के सिर्फ 20 मिनट्स बचे थे। तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मेरा पूरा एक्सपीरियंस खराब हो गया। अब तुम्हें मुझे 40 मिनट्स अतिरिक्त फ्री देने होंगे। जी जी, लिu मंगवान कांपती हुई आवाज में बोली। तुम आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गए, लेकिन जब तुमने देखा कि लिu मंगवान अब भी घुटनों के बल बैठी है तो तुम्हारा चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या मुझे तुम्हें उठने के लिए भी कहना पड़ेगा? माफ कीजिए। लिu मंगवान जल्दी से खड़ी हो गई। उसने अपना बैग नीचे रखा और जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। तुमने कहा, अपनी यूनिफॉर्म मत भूलना। ठीक है। वह जल्दी से फिर बाथरूम गई, दोबारा एप्रन पहनकर वापस तुम्हारे सामने आ गई। उसी समय दोनों के फोन एक साथ पीप करने लगे। सर्विस ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट। सर्विस कंप्लीटेड। टेम्पररी मॉम मे नाउ लीव द रेजिडेंस। वी होप यू आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विस। वेलकम टू प्लेस अनदर ऑर्डर। तुमने मन ही मन गाली दी। इतने महत्वपूर्ण समय पर सर्विस खत्म हो गई। हमने तो 40 मिनट्स और तय किए थे। क्या 40 मिनट्स इतनी जल्दी निकल गए? लिu मोंग युआन का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह अब किसी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह ऐसे भागकर बाथरूम में चली गई मानो किसी चीज से बचकर निकल रही हो। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई, तुमने उससे बात की, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढके हुए वह जल्दी जल्दी तुम्हारे घर से बाहर निकल गई। तुम उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखते रहे। इस बार शायद उसके रास्ते में कोई अंधेरा नहीं था। असल में जैसे ही लिu मंगवान तुम्हारे घर से बाहर निकली, वह सीधे अपने ही घर के दरवाजे पर पहुंच गई। एक बार फिर वह रहस्यमयी स्पेस क्रॉसिंग शक्ति सच साबित हो चुकी थी। क्या अविश्वसनीय शक्ति है। उसकी बेटी अभी भी घर में बैठी होमवर्क कर रही थी। बेटी ने उसे देखकर आवाज लगाई। लिu मोंग युआन ने घबराकर बस सामान्य सा जवाब दिया, फिर जल्दी से अपने कमरे में चली गई, अपना सारा सामान नीचे रखा और कुर्सी पर ढहकर बैठ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी लंबे सपने से अभी अभी जागी हो। अभी आखिर हुआ क्या था? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। जब भी वह इसके बारे में सोचती उसे विश्वास ही नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाए और उन्हें सूंघा। उन पर अब भी उस आदमी की खुशबू मौजूद थी। यही इस बात का सबूत था कि यह कोई सपना नहीं था, यह सब सच में हुआ था। वह अभी भी हैरानी में डूबी हुई थी कि तभी उसके फोन से बीप की आवाज आई। कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द टास्क। रिवॉर्ड 1 मिलियन वेन इन कैश। एडिशनली ऑल योर डेट्स आर डिफर्ड अनकंडीशनली फॉर 1 मंथ। बहुत बढ़िया। लियोन के मुंह से अनजाने में निकल गया। सिर्फ 1 घंटे के काम के बदले उसे वही मिला था जिसकी वह हकदार थी, लेकिन सिर्फ उस 1 घंटे ने उसे इतना बड़ा इनाम दिला दिया था। यह सच में
पूरी तरह वर्थ इट था। जब ल्यू मोंगवान खुशी से झूम रही थी तभी उसका फोन लगातार बज करने लगा। लगातार आने वाले उन संदेशों ने उसके चेहरे पर जमी मुस्कान को वहीं जमा दिया। अगले ही पल वह गुस्से से भर उठी। डिमेरिट पॉइंट्स फॉर योर सर्विस। 1, परिसर प्रेमिसेस में प्रवेश करने के बाद जरूरत से ज्यादा देर की। कुल सर्विस टाइम का 30% हिस्सा बेकार चला गया। सर्विस एफिशिएंसी बहुत ही कम थी। डिडक्ट 1 स्टार। डिडक्ट 1 स्टार। 2, कस्टमर के प्रति आपका रवैया एटीट्यूड बहुत खराब था। इससे कस्टमर प्लेटफॉर्म से असंतुष्ट हो सकता है। डिडक्ट 1 स्टार। 3, सर्विस स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा डेविएशन हुआ। प्रोफेशनल सिंगिंग सर्विस के दौरान आपने कस्टमर की पसंद के गाने नहीं गाए। कस्टमर की सेवा करते समय सीखने के प्रति उत्साह की कमी थी। आपकी स्किल्स काफी रस्टी थी। हालांकि नूडल्स का स्वाद अच्छा था लेकिन ओवरऑल रेटिंग बहुत कम रही। डिडक्ट 1 स्टार। फुल स्कोर 5 स्टार्स। योर सर्विस रेटिंग दिस टाइम 2 स्टार्स। लू मोंगयुन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अगर पूरे अंक 100 माने जाएं तो उसकी सर्विस को सिर्फ 40 पॉइंट्स मिले थे। वह पास भी नहीं हुई थी। फिर रिवॉर्ड वाले कॉलम में रकम तेजी से घटने लगी। 1 मिलियन वेन, 7 लाख वेन, 4 लाख वेन, फिर पेनल्टी के तौर पर और 1 लाख वेन काट लिए गए। फाइनल अर्निंग्स 3 लाख वेन। ये देखते ही ल्यू मांगवान गुस्से से उछल पड़ी। ये आखिर क्या बकवास है? मेरे पैसे, मेरे 1 मिलियन वेन। एक ही पल में 7 लाख वेन गायब हो गए। अपनी आंखों के सामने अपनी कमाई कटते हुए देखना, उस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे खुद झेला हो। वह इतना जोर जोर से चिल्लाई कि उसकी बेटी ली रुअन भी घबरा गई। ली रुअन ने चिंता से दरवाजा खटखटाया। मॉम, क्या कर रही हो? आप ठीक हो? लियोंगवन तुरंत चुप हो गई। वह डर गई थी और खुद को जबरदस्ती शांत करने लगी। मॉम ठीक है, जाओ वापस जाकर अपना होमवर्क करो। यही तो एक माँ होने की मुश्किल थी। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी उसे अपनी बेटी को ही दिलासा देना पड़ रहा था। लेकिन तभी डिंग डिंग ऐप से एक और नोटिफिकेशन आया। नाउ प्रोवाइडिंग कस्टमर फीडबैक। द कस्टमर रेट्स द फर्स्ट हाफ ऑफ योर सर्विस एज 0 वैल्यू। हाउएवर द नूडल्स टेस्टेड गुड, सो 1 पॉइंट फॉर द 5 मिनट्स स्पेंट मेकिंग देम। तुम हरामी चोर। जब लियोंग युएन ने यह देखा तो गुस्से से उसका सीना फटने को हो गया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम्हें उसकी जरा भी कदर नहीं हुई। इतना सब करने के बाद भी उसे इतनी खराब रेटिंग मिली। लेकिन ऐप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कस्टमर फीडबैक ऑन द सेकंड हाफ ऑफ योर सर्विस इज मिक्स। मुझे एप्रन पहनकर तुम्हारा लुक बहुत पसंद आया। तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टार। बोन सेटिंग बहुत शानदार थी। एक और स्टार। जब तुम घुटनों के बल बैठी थी तब तुम बहुत जेंटल लग रही थी। एक और स्टार। खासकर आखिर वाला हिस्सा, उसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। क्लाइंट तुम्हें फुल स्कोर देना चाहता है। ली मोंगवान ने अनजाने में अपने होठों को छुआ। उसे अब भी ऐसा लग रहा था मानो उन पर उस आदमी की खुशबू बाकी हो। फिर ऐप ने आखिर में लिखा, क्लाइंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से सिस्टम ने आपकी सर्विस रेटिंग को फिर से फुल मार्क्स पर रिस्टोर कर दिया है। कीप अप द गुड वर्क। 1 मिलियन वापस आ गया। ल्यूमन खुद से बुदबुदाई। अब भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह जोर से खुशी मनाए। उसे डर था कि कहीं फिर से कोई कटौती न हो जाए। तभी ऐप ने एक और मैसेज भेजा। ड्यू टू द क्लाइंट्स एक्सट्रीमली हाई एवेल्युएशन, द सिस्टम इज एडिंग एन एडिशनल रिवॉर्ड फ्रॉम द क्लाइंट। इंप्रूव्ड हैंड स्किन टेक्सचर, ब्यूटी लेवल प्लस 10%। उमोंगवन पूरी तरह हैरान रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रिवॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं। वह अपने हाथों को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। तभी एक जादुई बदलाव हुआ। उसके हाथ, जिनकी स्किन पहले ही काफी अच्छी थी, अब पहले से भी ज्यादा गोरी, ज्यादा मुलायम और ज्यादा स्मूथ हो गई। उसकी लंबी और पतली उंगलियां अब बिल्कुल किसी हैंड मॉडल जैसी खूबसूरत लग रही थी। वह जल्दी से फिर आईने के सामने जाकर बैठ गई। उसने देखा कि उसका चेहरा बदला तो नहीं था, लेकिन चाहे वह खुद को किसी भी एंगल से देखती, उसे लगता कि वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। यहाँ तक कि खुद को देखकर वह खुद भी हैरान रह गई। ल्यू मोंगयुन को अपने घर से विदा करने के बाद तुम भी सोचने लगे कि इस सर्विस को कैसी रेटिंग दी जाए। ओवरऑल देखा जाए तो तुम्हें यह सर्विस बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगी। तुमने कुछ वर्ड्स टाइप किए जिनमें अपने एक्सपीरियंस, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में लिखा। मैं अगली बार भी इसी मॉम को बुक करना चाहता हूँ ताकि सर्विस प्रोवाइडर बेहतर महसूस करे और अच्छे मूड में रहे। फिर भी मैं इसे हाई स्कोर दूंगा। आखिर पॉजिटिव फीडबैक उसकी सर्विस मूड पर जरूर असर डालेगा। साथ ही तुमने लू मंग युआन की सभी अच्छी बातों की भी तारीफ की। रेटिंग पूरी करने के बाद तुमने अपनी वुडन स्वॉर्ड की तरफ देखा। फिर बिना अगली सर्विस बुक करने में देर किए तुमने ऐप का फेवरेट्स सेक्शन खोला। स्क्रीन पर होम रूम टीचर चोंग फोंग यू का अवतार दिखाई दिया। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ऑन ऑर्डर प्लेस कर दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। चेहरे पर मुस्कान ली चोंग फोंग यू पहले से ही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बेहद स्लिम पेंसिल स्कर्ट पहन रखी थी जिसके किनारों पर हल्के वाइन पैटर्न्स खड़े हुए थे। ऊपर उसने एक साधारण प्रोफेशनल टॉप पहन रखा था और नेकलाइन पर एक छोटा सा ब्रोच लगा हुआ था। जब तुमने मुस्कुराती हुई चोंग फोंग यू को देखा तो उसके हल्के मेकअप के साथ मॉइस्चराइजिंग रेड लिप्स देखकर तुम पूरी तरह शॉक
रह गए। वाह, ये चुड़ैल भी इतनी मासूम और जेंटल स्माइल दे सकती है। ये तो स्कूल में हर दिन पागलों की तरह चिल्लाने वाली उस श्रेयू से बिल्कुल अलग है। उधर जब चोंग फोंग यू ने दरवाजे पर खड़े उस लड़के को देखा तो वह भी एक पल के लिए चौंक गई। लड़के ने अपने चेहरे पर फॉक्स मास्क पहन रखा था। पूरा सीन थोड़ा फनी लग रहा था। तुम नहीं चाहते थे कि चोंग फोंग यू तुम्हें देखते ही पहचान ले और आते ही चिल्ला दे, यू स्कॉन्ड्रेल, इसलिए तुमने मास्क पहन रखा था। तुमने जानबूझकर अपनी आवाज भारी करके कहा, क्या आप वही टेम्परेरी मॉम है जो मेरी देखभाल करने आई हैं? वेलकम। चोंग फोंग यू को यह सिचुएशन थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली। आखिर वह पहले भी कई टीनेजर्स से मिल चुकी थी। उनमें से ज्यादातर थोड़े चाइल्डिश और ड्रामेटिक होते थे। वह मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने बड़े उत्साह से अपने बैग से कुछ स्नैक्स निकाले और तुम्हें देते हुए बोली, पहली बार मिल रहे हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। क्या ये सच में वही चोंग फोंग यू है? तुम जानते थे वह सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी बहुत काइंड, जेंटल और एंथुजियास्टिक लग रही थी। वह तुम्हारी यादों वाली उस औरत से बिल्कुल अलग थी। असल में औरतें बहुत जल्दी बदल जाती हैं और फीमेल टीचर साधारण औरतों से भी ज्यादा बदलती हैं। आमतौर पर जब भी तुम चोंग फोंग यू को देखते हो वह अक्सर गुस्से में रहती है और अपनी श्रूविश साइड दिखाती रहती है। लेकिन कई साल पहले जब उसने पहली बार टीचिंग शुरू की थी तब वह भी एक जेंटल लिटिल गार्डनर जैसी थी। बस जिंदगी की परेशानियों और लगातार बढ़ते वर्क प्रेशर ने उसे धीरे धीरे और ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद चोंग फोंग यू तुरंत समझ गई कि वह यहाँ सर्विस देने आई है। उसने तुरंत अपना माइंड सेट बदल लिया। इसके बाद दोनों रूम के अंदर चले गए। तुमने हल्की सी खांसी की। तुम अभी भी इस सिचुएशन के आदी नहीं हुए थे। आवाज धीमी रखते हुए तुमने सामने खड़ी चोंग फोंग यू से कहा, एक मॉम के तौर पर तुम्हारे पास मेरी सर्विस करने के लिए कौन सी स्किल्स हैं? चोंग फोंग यू थोड़ा शर्माते हुए बोली, असल में मेरी स्किल शायद एजुकेशन है। उसे खुद भी लग रहा था कि उसकी यह स्किल ज्यादा खास नहीं है। असल में उसके पास वॉर स्टॉम्प और ऑर्क रोअर जैसी स्किल्स भी थीं, लेकिन उसने तुरंत बात बदल दी। मुझे यकीन है कि आपको उस तरह की सर्विस नहीं चाहिए होगी, है ना? देखते हैं मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। क्लासमेट, आपका नाम क्या है? क्या आपको भूख लगी है? लेकिन तुम डिनर पहले ही कर चुके थे। फ्लोर भी पहले से साफ था। इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तुम हल्के से मुस्कुराए। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रोफाइल में तो कुछ और ही लिखा है। असल में चोंग फोंग यू के पास एक और स्पेशल स्किल थी। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो खुद को एक पोएट समझती थी। उसे लगता था कि उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है। वह अक्सर छिपकर अपनी छोटी सी नोटबुक में पोम्स लिखा करती थी। तुम बहुत पहले से उसकी इस हॉबी का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन तुम्हें कभी मौका नहीं मिला। अब इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। तुमने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक यूनिक टेम्परमेंट है। आप एलिगेंट हैं, रिफाइंड हैं, आप बिल्कुल एक पोएम की तरह हैं। ये सुनकर चोंग फोंग यू हैरानी से बोली, सच में? उसके दिल में छिपी हुई खुशी अचानक बाहर आ गई। एम्प्लॉयर ने पहली ही नजर में उसकी उस अलग दुनिया वाली सोल को पहचान लिया था। उसे लगा कि सामने वाला लड़का उसका किंड्रेड स्पिरिट है। वह खुद ब खुद थोड़ा शर्माने लगी। ऐसी बात नहीं है, कम ऑन, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी मिडिल एज्ड वुमन हूँ। तुमने तुरंत सिर हिलाया। नो नो, ज्यादा से ज्यादा आप एक यंग मैरिड वुमन लगती हैं। ये तारीफ सुनकर चोंग फोंग यू का रवैया तुम्हारे प्रति पहले से कहीं ज्यादा फ्रेंडली हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने तुम्हें ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन फॉक्स क्लासमेट, तुम्हारा फिगर और तुम्हारे चलने फिरने का तरीका मुझे मेरी क्लास के एक स्टूडेंट की याद दिला रहा है। ये सुनते ही तुम्हारा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। क्या चोंग फोंग यू ने तुम्हें पहचान लिया? असल में जैसे ही वह घर के अंदर आई थी उसे तुम्हारा चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगा था, लेकिन उसने सच में यह शक नहीं किया कि वह तुम ही हो। आखिर ये एक सुपरनैचुरल ऐप का ऑर्डर था। इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेटफॉर्म किसी ऑर्डिनरी बैड स्टूडेंट को उसके साथ कैसे मैच कर सकता था? ऊपर से तुम्हारे चेहरे पर फॉक्स मास्क भी था। कोई भी तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था। तुमने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी सिर्फ मेरी सर्विस करना है। तुम किसी और का जिक्र क्यों कर रही हो? ये सुनते ही चोंग फोंग यू तुरंत बोली, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तुम धीरे धीरे जाकर बैठ गए। फिर बोले, मिस चांग, मेरे पास कुछ पोएम्स हैं, लेकिन मुझे हमेशा से कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उन्हें सच में समझ सके। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मेरे साथ अप्रिशिएट करो। कैसा रहेगा? ये सुनते ही चंगफंग यू की आंखें चमक उठी। सच में? तुम भी पोएम्स लिखते हो? इतना कहते ही उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि पोएम्स लिखना उसकी ऐसी हॉबी थी जिसके बारे में वह कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके इस सीक्रेट को जान जाए। वह जल्दी से बोली, मेरा मतलब फॉक्स क्लासमेट, तुम पोएम्स लिखते हो? ये तो बहुत बड़ी टैलेंट की बात है। तुमने हल्की सी खांसी की, अपना फोन उठाया और गंभीर चेहरे के साथ पहली पोएम पढ़नी शुरू की। तुमने गंभीर आवाज में पहली पोएम पढ़नी शुरू की। मैरिज इज लाइक अ मोल्डी केक, कॉकरोचेस क्रॉल
crawl beneath its sweet surface, yet I must pretend to be having afternoon tea। जब तुमने पहली लाइन पढ़ी तो चोंग फोंग यू मुस्कुराते हुए ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन उसके कानों में पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और आखिर में वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई, क्योंकि ये पोएम उसी ने लिखी थी। ये उसकी वही पोएम थी जिसमें उसने अपनी मैरिड लाइफ की शिकायतें लिखी थी। जब चोंग फोंग यू पूरी तरह घबरा गई, तभी तुमने फिर से फोन उठाया और दूसरी पोएम पढ़नी शुरू कर दी। ये सुनते ही चोंग फोंग यू के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। धत तेरे की, ये भी मेरी ही पोयम है, ये मेरी पोयम है। उसके लिए ये ऐसा था जैसे किसी ने उसकी प्राइवेट डायरी सबके सामने खोल कर रख दी हो। उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई उसकी कला की सराहना कर रहा है। तुमने बिना रुके तीसरी पोएम भी पढ़नी शुरू कर दी। अगली पोएम डीन के बॉल्ड हेड के बारे में है, फिर दूसरी आई लॉन्ग सो मच टू बी लव्ड, और फिर एक के बाद एक कई पोएम्स। आखिरकार तुम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हा हा हा, तुम जोर से हंस पड़े और उसी हंसी के साथ तुम्हारी बदली हुई आवाज भी टूट गई। तुम्हारी असली आवाज बाहर आ गई। ये सुनते ही चोंग फन यू गुस्से से कांप उठी। उसके बाल तक खड़े हो गए। एक ही पल में अभी कुछ देर पहले स्नैक्स देने वाली वह जेंटल मॉम एक पागल फीमेल टायरेंट में बदल गई। होम रूम टीचर गुस्से से फट पड़ी। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर आधी मुस्कान थी। अब जबकि मेरी पहचान खुल ही गई है तो फिर मुझे भी अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मिसेस चांग, तुम यहाँ मेरी सर्विस करने आई हो, अब घुटनों के बल बैठ जाओ। ये सुनते ही चोंग फोंग क्यों दहाड़ उठी। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तुमने मेरी पोएट्री नोटबुक आखिर चुराई कैसे? तुमने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर यही नजर लुआंग युआन पर डाली जाती तो शायद वह डर जाती, लेकिन चोंग फोंग यू पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोचने की आदतें पहले ही पूरी तरह बन चुकी थी। वह इस बैड स्टूडेंट से बिल्कुल नहीं डरती थी। चोंग फंगू गुस्से में सीधे तुम्हारी तरफ झपटी। वह तुम्हारा मुंह नोचने के लिए तैयार थी। जब तुमने देखा कि उसे डराकर काबू नहीं किया जा सकता तो तुमने सिर्फ एक लंबी सांस ली, फिर हाथ बढ़ाकर फीडबैक इंटरफेस खोल दिया। स्क्रीन पर लिखा था, इज द सर्विस प्रोवाइडर ओबेइंग योर इंस्ट्रक्शंस? तुमने जवाब चुना, नो। बूम! अचानक चोंग फोंग यू को लगा कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई है, जैसे वह किसी दूसरी डिमेंशन में पहुंच गई हो। उसी समय उसके सामने खड़ी एक छोटी सी लड़की जोर से चिल्लाई, मॉमी मॉमी, इज इट मैंग? चोंग फोंग यू ने अपनी प्यारी बेटी को सामने देखकर हैरानी से आंखें फैला दी। मॉमी मॉमी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। मंगम, तुम कहाँ जा रही हो? चोंग फोंग यू घबराकर चिल्लाई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी बेटी को दो बड़े हाथ उठाकर ले जा रहे हैं। उसके सामने एक आदमी की परछाई खड़ी थी। वह काले बादल की तरह उसकी पूरी जिंदगी पर छा गई। यांगजून, तुम मैंगम को कहाँ ले जा रहे हो? उसके सामने खड़ा इंसान उसका हस्बैंड था। उसने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, लो मिल गया। इतना कहकर उसने उसके सामने कोर्ट जजमेंट फेंक दिया। चोंग फोंग यू ने कांपते हाथों से वह कोर्ट जजमेंट खोला। उसने देखा चाइल्ड कस्टडी पिता को दे दी गई थी। माँ को बिना कुछ पाए घर छोड़ना होगा। उसे अपनी बेटी से मिलने की भी कभी अनुमति नहीं मिलेगी। पलक झपकते ही चंग फंग यू ने अपनी पूरी फ्यूचर लाइफ देख ली। आखिर में उसने डिवोर्स नहीं लिया, क्योंकि वह ऐसा रिजल्ट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे अपना सारा गुस्सा अंदर दबाकर उसी परिवार में जीते रहना पड़ा। असल में उसका हस्बैंड भी उससे प्यार नहीं करता था। वह उसे सिर्फ एक फ्री हाउसकीपर की तरह इस्तेमाल करता था। उसने देखा कि उसके बाल सूखी घास की तरह बेजान हो गए थे। उनकी क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसके मुंह के आसपास ब्लिस्टर्स निकल आए। उसके फेशियल फीचर्स भी पहले से बदतर होते गए। उसका फिगर भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक दुखी जिंदगी औरत को बहुत जल्दी बूढ़ा बना देती है। वह अपनी असली उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा बूढ़ी दिखाई देने लगी। टीचर की नौकरी भी बिल्कुल आसान नहीं थी। हर दिन स्टूडेंट्स उसे गुस्सा दिलाते थे। ऊपर से स्कूल ने होम रूम टीचर्स के लिए और भी कई असेसमेंट्स जोड़ दिए थे। एडमिशन रेट, प्रेस्टिजियस स्कूल रेट, वर्क प्रेशर, जिंदगी की लगातार निराशाएं, इन सब ने उसे हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया। कम से कम मेरे पास अभी भी मेरी बेटी तो है, चोंग फन यू ने मन ही मन खुद से कहा। वह अपनी बेटी के बेडरूम का दरवाजा खोलने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन कमरे के अंदर जो लड़की खड़ी थी उसे देखकर वह पूरी तरह टूट गई। उस लड़की की नाक में नोज रिंग थी, बाल पीले रंग में डाई किए हुए थे। उसने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। वह बिल्कुल एक पंक गर्ल जैसी दिख रही थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ओल्ड वुमन, बिना नॉक किए अंदर क्यों आ गई? तुम होती कौन हो? अगले ही पल उसे याद आया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वही प्यारी एंजल जैसी बेटी मिंग थी। लेकिन बड़ी होकर वह ऐसी कैसे बन गई? चोंग फोंग यू का दिल टूट गया। वह दर्द भरी आवाज में बोली, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, यूजलेस ओल्ड वुमन? क्या तुम अपनी फेल्ड लाइफ मुझ पर थोपना चाहती हो? तुम्हें मुझे सिखाने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मैंगम ने उसे जोर से धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। माँ और बेटी के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। तभी फोन पर
बात कर रहा उसका हस्बैंड जोर से गरजा, बस करो, तुम दोनों चुप हो जाओ। लेकिन उसके बाद हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे से लड़ने लगे। झगड़ा झगड़ा और सिर्फ झगड़ा। आखिरकार मैंगम गुस्से से अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। वह अब उन पेरेंट्स के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी जो पिछले 10 सालों से हर दिन लड़ते आ रहे थे। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद पुलिस से उसकी बेटी की खबर आई। ये सुनते ही चोंगफुनु को लगा मानो पूरा आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। वह पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। वहां उसने अपनी बेटी को हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। बेडशीट पर हल्के हल्के खून के निशान दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखते ही चोंगफांग यू लगभग वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी किसी बैड बॉयफ्रेंड के साथ उलझ गई थी और बाहर उसके साथ एक बहुत भयानक घटना हो चुकी थी। वह टूटकर आसमान की तरफ देखने लगी। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? गॉड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक टूटी हुई औरत की तरह उसने अपने ही बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी जिंदगी कभी खुश क्यों नहीं हो सकती? गॉड, मुझे बताइए क्यों? तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक लाइन उभर आई। यू हैव योर ओन पार्ट टू हैप्पीनेस बट यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। चांग फेंग यू ने पलकें झपकाई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह फिर से जवान हो चुकी है। उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस 10 साल से भी ज्यादा पुराने समय में लौट आई थी। उस समय उसकी जिंदगी की कोई भी ट्रेजेडी अभी तक नहीं हुई थी। यह एक लाइफ सिमुलेटर है। चोंगफोंग यू हैरानी से बोल उठी। उसने पहले सिर्फ नॉवेल्स में ही ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद भी एक दिन इसका अनुभव करेगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह सब सच में उसके साथ होगा। धीरे धीरे उसके आसपास का पूरा सीन गायब होने लगा और अगले ही पल चोंग फोंग यू फिर से रियलिटी में लौट आई। वह अभी भी तुम्हारे घर के अंदर ही खड़ी थी। उसके सामने उसका एम्प्लॉयर खड़ा था। अब उसकी जिंदगी के दो अलग अलग फ्यूचर तुम्हारे हाथों में थे। उसका आने वाला रास्ता पूरी तरह तुम्हारे फैसले पर निर्भर था। तुम उसकी तारीफ करोगे या उसकी शिकायत। इसी से उसकी पूरी फ्यूचर तय होने वाली थी। तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ एक पल के अंदर चोंग फोंग यू का रवैया पूरी तरह बदल गया। वह अचानक बोली, स्टूडेंट येलेन, पहले जो कुछ भी हुआ वह सब टीचर की गलती थी। इतना कहकर चोंग फोंग यू अचानक तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों हाथों से तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। कांपती हुई आवाज में वह बोली, स्टूडेंट येलेन, आप जो भी कहेंगे मैं सब मान लूंगी। बस प्लीज मुझे एक गुड रिव्यू दे दीजिए। टीचर का फ्यूचर पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है, प्लीज। इतना कहते ही वह अचानक तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गई। स्टूडेंट येलेन, पहले जो कुछ भी हुआ वह सब टीचर की गलती थी। उसने मजबूती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। स्टूडेंट येलेन, तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। प्लीज मुझे अच्छा रिव्यू दे दो। टीचर का फ्यूचर पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है, प्लीज। मिस चांग फांगू, तुमने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, जब से तुम इस कमरे में आई हो 20 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन अब तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे खुशी महसूस हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली 0 पॉइंट्स दूंगा। आमतौर पर होम रूम टीचर होने के नाते वही तुम्हें 0 पॉइंट्स देती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। अब तुम चांग फोंग यू को 0 पॉइंट्स देने की धमकी दे सकते थे। इससे तुम्हें एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। मैं बदल जाऊंगी, मैं डेफिनेटली बदल जाऊंगी। चांग फेंग यू बार बार वादा करने लगी। टीचर को तुमसे क्या करना है बस बता दो, मैं कर दूंगी। ठीक है, तुमने ठंडी आवाज में कहा। मैं चाहता हूं कि टीचर मेरी देखभाल बिल्कुल एक बेबी की तरह करे। चंग फेंग यू एकदम स्टन्ड रह गई। उसके सिर पर जैसे काली लकीरें उभर आईं। ये नफरत करने वाला बैड स्टूडेंट, इसके दिमाग में ऐसे अजीब और बेहुदा आइडियाज आते कहां से हैं, वह समझ ही नहीं पा रही थी। एक बड़ा आदमी ऐसी हॉबी क्यों रखेगा? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे मानना ही पड़ा। उसने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया। चांग फेंग यू तुम्हें एक बेबी की तरह धीरे धीरे झुलाने लगी। वह नरम आवाज में बोली, गुड बेबी, मम्मी तुम्हें लुलाई भी सुनाएगी। स्लीप स्लीप डियर बेबी। मम्मी के हाथ तुम्हें धीरे धीरे झुला रहे हैं। रात बिल्कुल शांत है। मम्मी की बाहों में कितनी वार्मथ है। मम्मी तुमसे प्यार करती है। मम्मी तुम्हें पसंद करती है। चंग फेंग यू सचमुच वही लुलाबाई गाने लगी। यही वही गाना था जो वह अपनी बेटी को सुनाया करती थी। तुम चांग फेंग यू की बाहों में लेटे हुए थे। तुम्हारा सिर उसकी गोद पर टिका हुआ था, लेकिन तुम्हारी नजर उसके चेहरे पर नहीं बल्कि सामने मौजूद एक बहुत बड़ी चीज पर जा टिकी। अब मैं अपनी दूसरी रिक्वेस्ट बताता हूँ। अब जब मैं एक बेबी हूँ तो बेबी को भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ईट। चंग फेंग यू पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। तुम खाना चाहते हो? तुम्हारे घर में बॉटल तो होगी नहीं, क्या तुम अपनी खुद की बॉटल साथ नहीं लाए? चंग फेंग यू कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसे अचानक तुम्हारा असली मतलब समझ में आ गया। एक ही पल में उसका गुस्सा लगभग फट पड़ा। तुम मॉमी जैसा ट्रीटमेंट चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हें सचमुच एक बेबी की तरह फीड किया जाए? चंग फेंग यू चाहे जितना भी सोचती, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम उससे ऐसी रिक्वेस्ट करोगे। तुम सच में बिल्कुल शेमलेस हो। लेकिन उसका गुस्सा सिर्फ 2 सेकंड्स तक ही रहा। वह धीरे धीरे शांत हो गई। अब उसकी किस्मत इस बात पर डिपेंड करती थी कि तुम सेटिस्फाइड होते हो या नहीं। जब चंग फेंग यू को सिमुलेटर वाली अपनी दुखद जिंदगी याद आई तो उसका सारा
सारा गुस्सा गायब हो गया। उसकी हरकतें थोड़ी स्टिफ हो गई। वह झिझकते हुए बोली, तुम सच में सीरियस हो? ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, तुमने बेसब्री से कहा। जल्दी करो बेबी, जितनी देर भूखा रहेगा तुम्हारे स्कोर से हर सेकंड एक पॉइंट कम होता जाएगा। चांग फेंग यू ने दांत खींच ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब तुम हल्के से हंस पड़े। मिस चांग, अभी मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? ऑफिशियली देखा जाए तो अभी चांग फेंग यू तुम्हें बेबी की तरह खाना खिला रही थी, लेकिन असल में अभी तुम ही चंग फांग यू की देखभाल कर रहे थे। मुझे पसंद नहीं आया। चांग फांग यू घबरा गई। वह सचमुच अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन तुम इतनी मुश्किल से बनाई हुई अपनी बढ़त को यूं ही खत्म नहीं होने देना चाहते थे। तुमने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अभी तुमने सिर्फ 20 मिनट मेरी सर्विस की है। अब मेरा अगला ऑर्डर शुरू होने वाला है। रेडी हो? पहले 20 मिनट तुम मुझे फीड कर रही थी, लेकिन अगले 40 मिनट मैं तुम्हें फीड करूंगा। चांग फेंग यू इंस्टिंक्टिवली घबरा गई। उसे तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। ये एक औरत की इंस्टिंक्टिव रिएक्शन थी। चंग फांग यू का पहले से ही एक परिवार था। वह इतनी आसानी से ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी बात, तुम अभी भी उसके स्टूडेंट थे। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और जितना कोई इंसान फेमिलियर होता है उतना ही ऐसी बात एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ऊपर से तुम दोनों की उम्र में भी काफी अंतर था, इसलिए चांग फांग यू फिर से घबरा गई। उसने छूटने की कोशिश शुरू कर दी। तुम उसके कान के पास झुककर धीरे से बोले, क्या तुम्हें रिवॉर्ड नहीं चाहिए, या फिर तुम चाहती हो कि ऐप तुम्हें पनिशमेंट दे? बस यही एक सेंटेंस उसे पूरी तरह रोक देने के लिए काफी था। सिमुलेटर वाली वह दुखद जिंदगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके बाद पूरे 30 मिनट भी थे, जो ऑडियंस की उम्मीद से बस थोड़ा ही कम थे। आखिरकार जब सब खत्म हुआ तब तुम्हें एहसास हुआ कि तय किया गया 1 घंटे का सर्विस टाइम पहले ही खत्म हो चुका था। नॉर्मली यह 1 घंटे का लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन इस बार समय खत्म होने के बाद भी सिस्टम ने तुम्हें न तो रोका और न ही कोई रिमाइंडर दिया। तुमने अपना फोन उठाकर चेक किया। स्क्रीन पर लिखा था, सर्विस ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड बाय 20 मिनट्स, प्लीज टॉप अप पॉइंट्स टू कंटिन्यू। तुम हल्का सा मुस्कुराए। काफी यूजर फ्रेंडली है। तुमने मन ही मन सोचा, अगर सिस्टम ने तुम्हें सबसे अहम वक्त पर इंटरप्ट कर दिया होता तो तुम उसे जमकर गालियां देते। चंग फंग यू जल्दी से उठी और भागकर बाथरूम में चली गई। जब चंग फंग यू बाथरूम से बाहर आई तब तक वह दोबारा अपने कपड़े पहन चुकी थी। येलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सच में वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। तुम मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन टीचर चैंग, अभी कुछ देर पहले आपको भी तो मजा आ रहा था। आप तो मुझे लगातार पकड़े हुए थी और बार बार कह रही थी कि रुकना मत। मैंने ऐसा नहीं। चंग फंग यू आधे शब्द पर ही रुक गई। उसे अचानक याद आ गया कि कुछ देर पहले उसने सचमुच ऐसा ही किया था। उसकी पूरी इमेज उसी पल टूट कर बिखर गई। चंग फंग यू एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वह घबरा कर जल्दी से बाहर भाग गई। तुमने उसके पीछे आवाज लगाई, डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छा रिव्यू दूंगा। चांग फेंग यू ने बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, कल इंतजार करना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने बेपरवाही से मुस्कुरा दिया। वह अभी भी होम रूम टीचर की तरह रौब दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसे शायद याद ही नहीं था कि उसके बारे में मौजूद वे फोटोज अभी भी तुम्हारे फोन में थे। जैसे ही चंग फंग यू घर पहुंची, उसे तुरंत सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला, एक टास्क कंप्लीट करने पर आपको रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है। बिल्ड अ ब्रांड न्यू हैप्पी लाइफ, प्रोग्रेस 1/10। यूएक्स देश का सबसे बेहतरीन डिवोर्स लॉयर। हम आपका डिवोर्स लॉ सूट हैंडल करेंगे। वही लॉयर जो आपके राइट्स को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखते हुए यह केस जिता सकता है। तो आपने प्रॉपर्टी का ऑनरशिप प्राप्त कर लिया है। चांग फेंग यू के हाथ फोन पकड़ते हुए कांपने लगे। वह तुरंत घर में रखी प्रॉपर्टी डीड ढूंढने लगी। उसने अपनी आंखें मलकर कई बार उसे ध्यान से देखा। आखिरकार उसे सिर्फ एक बात कंफर्म हुई, प्रॉपर्टी डीड पर नाम उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि अब उसका अपना था। ये ऐप सचमुच अनबिलीवेबल है। चंग फंग यू हैरान रह गई। ओरिजिनल टाइमलाइन में डिवोर्स डिस्प्यूट के दौरान वह पूरी तरह अपने हस्बैंड के रहम पर थी। केस जीतना तो दूर, उसे शहर में कोई अच्छा लॉयर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज्यादातर लॉयर्स उसके हस्बैंड के जान पहचान वाले थे। ऊपर से उसने पहले ही सब जगह अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए कोई भी लॉयर उसका केस लेने को तैयार नहीं था। लेकिन अब इस ऐप ने एक ही पल में उसकी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। अब उसके पास देश का सबसे बेहतरीन डिवोर्स लॉयर था और प्रॉपर्टी भी अब उसके अपने नाम पर थी। चांग फंग यू सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहती थी, वह पूरी तरह जीतना चाहती थी। उसे अपनी बेटी की कस्टडी भी चाहिए थी, साथ ही वह परिवार की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करना चाहती थी। वह बदला लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका हस्बैंड बिना कुछ लिए घर से निकल जाए। उसी समय ऐप फिर से बीप हुआ। अब आपके टास्क की रिव्यू शुरू की जाती है। ऐप ने सबसे पहले तुम्हारी इस बार की डिडक्शन पॉइंट्स दिखाई। इस बार तुम्हारे डिडक्शन पॉइंट्स बिल्कुल लू मंग युन जैसे थे। चंग फंग यू ने भी इस बार इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर महसूस किया। ऐप ने सबसे पहले उसकी खराब सर्विस एटीट्यूड की लंबी लिस्ट दिखाई। उसमें लिखा था कि उसने शुरुआत में बहुत ज्यादा समय डॉडलिंग में बर्बाद किया। उसने क्लाइंट को थ्रेटन भी किया और भी कई कमियां गिनाई गई। इन सब वजहों से उसका स्कोर 5 स्टार से घटकर सिर्फ
1 स्टार रह गया। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी ऐप ने क्लाइंट का रिव्यू दिखाया। क्लाइंट आपको 2 स्टार्स देता है क्योंकि उसने डिलिशियस फूड एंजॉय किया, और 40 मिनट एकेडमिक डिस्कशन के लिए अतिरिक्त 2 स्टार्स दिए जाते हैं। संक्षेप में, ऐप ने सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली और खुद ही बैड गाय बन गया। इस बार आपका फाइनल रिवॉर्ड फुल स्कोर है। क्लाइंट्स एडिशनल रिवॉर्ड, आपने पार्शियल ब्यूटिफिकेशन प्राप्त की है। अब आपका अपीयरेंस और भी डेलिकेट तथा पिंक हो गया है। आखिरी लाइन पढ़ते ही चंग फांग यू पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या शर्मिंदा। उसे बेहद ह्यूमिलिएशन महसूस हुई। उसे याद आया कि कल उसे फिर स्कूल जाना है और उसी क्लासरूम में उस स्टूडेंट का सामना करना होगा। चंग फांग यू के अंदर घबराहट भर गई। लॉजिक के हिसाब से एक होम रूम टीचर को किसी बैड स्टूडेंट से डरना नहीं चाहिए, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद अब वह सचमुच उससे मिलने से थोड़ा डरने लगी थी। अगले दिन जैसे ही चंग फांग यू क्लासरूम में पहुंची, उसने अंदर काफी शोर सुना। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। पूरी क्लासरूम एक पल में शांत हो गई। फीमेल टायरेंट को आते देखकर सभी स्टूडेंट्स तुरंत सीधे होकर बैठ गए। उसकी तेज नजर पूरे क्लासरूम पर घूमी। इतनी खुशी किस बात की है? क्या तुम लोगों का 985 या 211 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, या किसी प्रेस्टिजियस स्कूल की रिकमेंडेशन मिल गई, या स्कॉलरशिप जीत ली? सुबह सुबह सेल्फ स्टडी के समय कोई भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा। जब रिजल्ट आएगा तब रोना याद आएगा। इतना कहकर चंग फंग यू ने तुम्हारी तरफ गुस्से से घूर कर देखा। तुमने मन ही मन सोचा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, फिर सिर्फ मुझे ही क्यों घूर रही है? तुमने बिना झिझक उसकी तरफ वापस घूर कर देखा। चंग फंग यू को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। उसने तुरंत नजरें फेर ली और जल्दी से आगे बढ़ने लगी। तभी एक हाथ ऊंचा उठा। क्लास मॉनिटर लू रूयान ने रिपोर्ट करना शुरू किया। टीचर, आज का डिसिप्लिन वायलेटर येलेन आज सुबह 3 मिनट लेट आया था और उसने फिर से होमवर्क सबमिट नहीं किया। पूछने पर उसने साफ कह दिया कि उसने होमवर्क किया ही नहीं। चंग फंग यू ने हल्की सी नाक से आवाज निकाली। काफी हिम्मत बढ़ गई है ना? अगर होमवर्क सबमिट नहीं किया है तो कल तक पूरा करके लेकर आना। नॉर्मली वह इसी बात पर पूरी क्लास के सामने तुम्हें जोरदार डांट लगाती, तुम्हें एग्जाम्पल बनाकर बाकी स्टूडेंट्स को डराती, लेकिन अब चंग फांग यू किसी भी तरह तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं खींचना चाहती थी। वह सिर्फ तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहती थी। लेकिन लू रूयान इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी। वह फिर बोली, टीचर, स्कूल शुरू होने के बाद से यह 5वीं बार है जब येलेन ने होमवर्क नहीं किया। यह बहुत सीरियस मैटर है। अब तो यह बहाना बनाना भी जरूरी नहीं समझता। सीधे कह देता है कि होमवर्क किया ही नहीं। अगर इसे सिर्फ मेकअप करने को कहकर छोड़ दिया गया तो बाकी स्टूडेंट्स पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। सबको लगेगा कि होमवर्क न करना भी ठीक है। तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। ये लू रूयान आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? उसे सच में लगता है कि वही पूरी क्लास की मालकिन है। उधर चंग फांग यू भी मन ही मन परेशान हो रही थी। असल में वह इस मामले में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्लास मॉनिटर ने सबके सामने बात उठा दी थी। पूरी क्लास की नजर उसी पर थी। अब अगर वह कुछ न करती तो टीचर की ऑथोरिटी पर ही सवाल उठ जाता। उसने हल्के से गला साफ किया। येलेन, जरा एक्सप्लेन करो, तुमने होमवर्क सबमिट क्यों नहीं किया? अंदर ही अंदर चंग फांग यू सोच रही थी। तुम तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट हो। मेरी ग्रैंडमा गुजर गई, डॉग ने होमवर्क खा लिया, कल रात अचानक बिजली चली गई, या सुबह आते समय किसी ने होमवर्क छीन लिया। कोई भी बहाना बना दो, मैं उसी बहाने बात खत्म कर दूंगी और ये मामला यहीं शांत हो जाएगा। इतने समझदार तो तुम हो ही। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं जानबूझकर तुम्हें बचने का मौका दे रही हूँ? लेकिन तुमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्योंकि कल रात मैं सच में बहुत थक गया था। इतना कहकर तुमने अपना हाथ कमर पर रखकर उसे हल्का सा सहलाया। पूरी क्लास हंसी रोकने लगी। लू रूयान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आखिर इस उम्र का कोई लड़का कमर पकड़कर ऐसे नहीं चलता। ऐसा तो आम तौर पर उम्र दराज लोग करते हैं। ये देखकर चंग फांग यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने तुम्हें निकलने का रास्ता दिया था, लेकिन तुमने खुद ही मना कर दिया। अगर तुम कहते कि तुम्हें कल रात बुखार था या तबीयत खराब थी तो मैं बात वहीं खत्म कर देती, लेकिन तुम्हें तो हर बार मेरे खिलाफ ही जाना होता है। वह थोड़ा सख्त होकर बोली, बाकी स्टूडेंट्स भी होमवर्क करते हैं, क्या सिर्फ तुम ही थकते हो? आखिर कल रात ऐसा क्या कर रहे थे कि इतनी थकान हो गई? ये सवाल पूछते समय उसे खुद भी जवाब पता था, लेकिन वह चाहती थी कि तुम कुछ और बोल दो। तुम मुस्कुराए। कल रात मैं क्या कर रहा था? फिर तुमने जानबूझकर उसकी तरफ देखा और पूछा, टीचर, आपको नहीं पता? पूरी क्लास के स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर हैरान रह गए। यार, ये तो सच में हद से ज्यादा फियरलेस है। फीमेल टायरेंट से इस तरह सामने सामने टक्कर लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। सबको लग रहा था कि अब बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। चंग फांग यू वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल हो गया और अगले ही पल फिर से पीला पड़ गया। वह मन ही मन चीख उठी, तुम कमीने, थोड़ा तो रहम करो, कम से कम पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत तो रख लो। आखिर उसने गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहा, येलेन, अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। उसने क्लासरूम के बाहर की ओर उंगली दिखा दी।